नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें उग्रवादी आंदोलन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में तथा उदारवादी आंदोलन यानी कि 1885 से 1905 के विषय में अध्ययन किया। आज हम उग्रवादी आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था तथा दूसरे चरण की शुरुआत उग्रवादी राजनीति के उदय से होती है। कांग्रेस के आंदोलन के प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश राजभक्ति और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में असीम विश्वास था। वे वैधानिक तथा कानूनी साधनों द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासकीय सुधारों की प्राप्ति चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की सदस्य संख्या और लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, लेकिन इस युग में कांग्रेस का आंदोलन केवल एक उच्च वर्गीय आंदोलन ही रहा और सामान्य जनता पर इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा। वर्ष में एक बार केवल 3 दिन के लिए इसके सदस्य एक जगह एकत्रित होकर कुछ प्रस्ताव पास कर देने से अधिक इसका कोई कार्य नहीं था। कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव मुख्यतः 1905 ईस्वी तक और उसके बाद भी बना रहा। 1905 ईस्वी तक कांग्रेस विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, 12 सचिवों की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देने आदि की मांग करती रही। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों को अनदेखी करती रही। 1890 ईस्वी के बाद तो सरकार स्पष्ट कांग्रेस विरोधी हो गई। कांग्रेस जिस मार्ग का अनुसरण कर रही थी उससे देश में तथा स्वयं कांग्रेस के अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया। 1893 ईस्वी में अरविंद घोष ने अपना नाम दिए बिना बंबई से प्रकाशित हिंदू प्रकाश में कई लेख लिखकर कांग्रेस की नीति की कड़ी आलोचना की। इस प्रकार 1885 से 1905 के मध्य कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि कांग्रेस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया तथा इन घटनाओं ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित किया। कांग्रेस के प्रति सरकार की विरोधी नीति के कारण शिक्षित भारतीयों में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई, क्योंकि बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के लिए उदारवादियों की आवेदन निवेदन की कार्य पद्धति सर्वथा अनुपयुक्त थी। कांग्रेस की इस कार्य पद्धति की घोर प्रतिक्रिया हुई। सार्वजनिक क्रोध भड़क उठा और कांग्रेस के नवयुक्त सदस्य क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अधीर हो उठे। फलस्वरूप भारत के राजनीतिक क्षितिज पर दो विचारधाराएं परिलक्षित होने लगी। एक विचारधारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार चाहती थी तथा पश्चिमीकरण के समर्थक थी। दूसरी विचारधारा आवेदन निवेदन की नीति तथा पश्चिमीकरण की घोर विरोधी थी। पहली विचारधारा के लोगों का दल उदारवादी दल अथवा नरम दल कहलाया और दूसरी विचारधारा को अंग्रेज लेखकों ने उग्र राष्ट्रीयता या उग्रवादी या गरम दल कहकर संबोधित किया। जहां उदारवादियों को बुद्धिजीवी तथा शहरी मध्यम वर्ग के से सहयोग प्राप्त था, वहां उग्रवादी नेता निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थियों, यहाँ तक कि मजदूरों और किसानों के पास अपील लेकर गए। उदारवादी सामाजिक समानता की मांग इस आधार पर करते थे कि ब्रिटिश सरकार की प्रजा है कि वे ब्रिटिश सरकार की प्रजा है, लेकिन उग्रवादियों का कहना था कि सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादियों ने इंग्लैंड के निवासियों से अपील की और अपने विश्वास का आधार ब्रिटिश इतिहास और ब्रिटिश राजनीतिक विचारधारा को बनाया। लेकिन उग्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में तनिक भी विश्वास नहीं था तथा भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में दृढ़ विश्वास था। अतः उग्रवादियों ने भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की और धार्मिक देशभक्ति को प्रोत्साहित किया। उग्रवादियों की दृष्टि से आवेदन निवेदन की नीति भिक्षावृत्ति की नीति थी। वे राजनीतिक दासता से मुक्ति पाने के लिए आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना अत्यंत आवश्यक समझते थे, जो स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध से प्राप्त किया जा सकता था।
इस प्रकार कांग्रेस के अंदर ही उग्र राष्ट्रवादियों के नए दल का उदय एवं विकास हुआ। उग्र राष्ट्रीयता के विकास में निम्नलिखित तत्वों का योगदान रहा। नंबर 1 है कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। 1888 से 1905 तक ब्रिटेन में अनुदार दल का आधिपत्य रहा। यह दल भारत में किसी तरह के सुधार का पक्षपाती नहीं था, बल्कि उसने भारतीयों के प्रति प्रजातीय विभेद की नीति को व्यापक रूप से लागू किया। 1892 के सुधार सर्वथा अपर्याप्त थे, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा केवल भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, किंतु प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की मांगों के बावजूद न तो अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति में और न प्रजातीय विभेद की नीति में कमी आई। गोखले जैसे उदारवादी नेता ने भी कह दिया कि सरकार जिस प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण कर रही है, उसका परिणाम सरकार के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। फिर भी कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से विधान परिषदों के विस्तार, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देने की मांग करती रही। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों की उपेक्षा करती रही। इससे कांग्रेस के नौजवान नेता बेचैन हो उठे। इन नेताओं में लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। लाला लाजपत राय ने कहा कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए और उन्हें अंग्रेजी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा का कारण यह था कि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं में त्याग और बलिदान की भावना नहीं है। अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। नंबर 2 है भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में सभी उद्योग समाप्त कर दिए और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष बाहर जाने लगा और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होती गई। 1870 के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान इन आर्थिक परिणामों की ओर आकर्षित हुआ। भारतीय उद्योगों का विनाश, कपास की बनी चीजों पर आयात कर में कमी और भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर 7.5% उत्पादन शुल्क, कृषि पर भू राजस्व का अत्यधिक बोझ, जिससे किसानों की बढ़ती हुई निर्धनता और शासन के उच्च पदों से भारतीयों की पदच्युति ऐसी ही समस्याएं थी जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज केवल भारत से धन लूटकर ले जाना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। भारतीय नेताओं ने अपनी पुस्तकों द्वारा अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान अंग्रेजों के नियंत्रण में है और कपड़ा उद्योग भारतीयों के नियंत्रण में है, किंतु उसके विकास में अंग्रेजों ने अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी है और सरकार की आर्थिक नीति के फलस्वरूप देश में बेकारी और भूखमरी फैलती हुई है। इससे भारतीयों में घोर असंतोष फैलने लगा तथा कांग्रेस के नौजवान नेता ये समझने लगे कि जब तक भारत पराधीन रहेगा तब तक उसका आर्थिक शोषण जारी रहेगा। अतः उनमें से बहुत से लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता के को पलटने के लिए कटिबद्ध हो गए। नंबर 3 है अकाल और महामारी। अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप 1896-97 तथा 1899-1900 ईस्वी में देश में भयंकर दुर्भिक्ष और महामारी फैल गई। दुर्भिक्ष और प्लेग की महामारी ने करोड़ों लोगों की जानें ले ली। इस अवसर पर प्रशासन का जनता के प्रति अमानवीय व्यवहार और अधिक स्पष्ट हो गया। अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जिस मंद गति से कार्य किया वे लगभग नगण्य सिद्ध हुआ। बंबई में प्लेग के प्रकोप की रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बड़े ही अमानवीय ढंग से लोगों को बलपूर्वक घरों से निकाल दिया। पूना में रोग का उपचार सेना को सौंप दिया गया और आज्ञा प्रसारित कर दी कि सिपाही घरों में जाकर व्यक्तियों की जांच करेंगे। फलस्वरूप विदेशी सिपाही भारतीयों के घरों में घुस जाते थे और स्त्रियों की जांच करने के बहाने उनके साथ अत्यंत ही अशिष्ट व्यवहार करते थे। इससे जनता का क्रोध भड़क उठा और एक नौजवान दामोदर हरी चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रेड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। उस नौजवान को फांसी की सजा दे दी गई।
लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में सरकार की कट्टु आलोचना की थी। अतः तिलक उस पर नवयुग को भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने की सख्त कैद की सजा दे दी गई और पूना में दंड देने वाली पुलिस तैनात कर दी गई। इस घटना ने भारतीयों को झकझोर दिया। अंग्रेज भक्त कांग्रेस के नेताओं का भी अंग्रेजी न्यायप्रियता तथा ईमानदारी पर विश्वास डगमगाने लगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, हम पूना में दंड देने वाली पुलिस ठहराना गलत समझते हैं। तिलक और पूना के कुछ अन्य संपादकों को कैद में डालना और भी अधिक गलत समझते हैं। तिलक की कैद पर सारा राष्ट्र रो रहा है। श्रीमती एनी बेसेंट की मान्यता थी कि इन घटनाओं ने भारत में उग्रवाद का प्रसार किया। नंबर 4 है सांस्कृतिक नवजागरण। अंग्रेजों ने भारतीयों को यह बताने की चेष्टा की कि भारत पर आक्रांता सदैव सफल रहे हैं और इसका कारण भारतीयों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक दुर्बलताएं हैं। उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ है। अंग्रेजों ने जिस प्रकार की शिक्षा का विकास किया उसमें भी उनका उद्देश्य भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार करना था। कांग्रेस के उदारवादी नेता भी ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। इसलिए वे ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए आवश्यक मानते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुधार चाहते थे। किंतु भारत की विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार संस्थाओं ने, जिनके प्रणेता स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती तथा श्रीमती एनी बेसेंट थे, बताया कि किस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। श्रीमती एनी बेसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि विश्व का कोई धर्म इतना पूर्ण नहीं है जितना हिंदू धर्म है। फलस्वरूप भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान था। कांग्रेस के नौजवान नेताओं में धार्मिक उत्साह अधिक था और वे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के घोर विरोधी थे। अतः उन्होंने भी प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बताकर भारतीय युवकों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया। इस आत्मविश्वास से भारतीयों को विदेशी शासन के प्रतिकार करने का, कष्ट सहने का तथा आवश्यकता पड़ने पर बलिदान करने का दृढ़ निश्चय प्रदान किया। विपिन चंद्र पाल स्वराज्य शिक्षा या भेंट के रूप में नहीं चाहते थे, बल्कि जनता के त्याग और बलिदान से प्राप्त करना चाहते थे। नंबर 5 है लॉर्ड कर्जन एवं अन्य वायसरायों की नीतियां। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 1885 से 1905 तक इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार सत्ता में रही। इस काल में भारत में 3 वायसराय आए, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड कर्जन। ये तीनों भारतीयों से घोर घृणा करते थे। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड लैंसडाउन तथा एल्गिन के काल में अनेक दमनकारी कानून बनाए गए। लॉर्ड एल्गिन के समय भयंकर अकाल पड़ा, किंतु उसने जनता के राहत कार्यों की ओर ध्यान न देकर दिल्ली में एक शानदार दरबार आयोजित कर उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए 1878 में। इसलिए लालमोहन घोष ने 1903 में मद्रास कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में इस दिल्ली दरबार की कटु आलोचना की। एल्गिन ने रिटायर्ड होते समय शिमला के क्लब में भाषण देते हुए कहा, हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया था और तलवार के जोर से ही उसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों ने जले पर नमक छिड़कने का काम कार्य किया। 1899 से 1901 ईस्वी के बीच 2 बार अकाल पड़ा। अकाल राहत कार्यों में अंग्रेज अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर और अमानवीय था। कर्जन ने प्रजाति विभेद नीति को अधिक उग्र कर दिया। 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम पारित कर निगम की स्वायत्तता छीन ली। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों का सरलीकरण कर दिया गया। 1905 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उसने कहा, सत्य का उच्च आदर्श अधिकतर पश्चिमी विचार है। इस आदर्श ने पहले पश्चिमी नैतिक परंपरा में उच्च स्थान बना लिया। बाद में यह आदर्श पूर्व में भी आया, जहाँ पहले चालाकी और कुटिलता आदर पाती थी रही। इससे जनता में क्रोध व्याप्त हो गया और भारतीयों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कर्जन से मिलने की अनुमति मांगी ताकि उसे भारतीयों के वास्तविक चरित्र का ज्ञान कराया जा सके। किंतु कर्जन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि केवल अंग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य हैं तथा ईश्वर ने अंग्रेजों को ही भारत पर
शासन करने के लिए चुना है और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ईश्वरीय की इच्छा के विरुद्ध है। राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये समस्त घटनाएं ऐसी थी जिनसे अंग्रेजों की ईमानदारी से अधिकांश शिक्षित वर्ग का विश्वास समाप्त हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर, विदेशी घटनाएं। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार असंतोष का एक मुख्य कारण था। दक्षिणी अफ्रीका में उन्हें नीच जात का मनुष्य समझा जाता था। उनकी गतिविधियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। वे रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते थे और रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अतः भारतीयों ने अनुभव किया कि इस व्यवहार का कारण भारत की पराधीनता है और इस अत्याचार को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग भारत को स्वतंत्र करवाना है। इसके अतिरिक्त 1896 ईस्वी में अबिसिनिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ने इटली, जो कि यूरोप महाद्वीप में है, को तथा 1904-5 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। तो भारतीयों को विश्वास हो गया कि यूरोपीय शक्तियाँ अजय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अबिसिनिया एक छोटा सा अफ्रीकन देश था जिसने यूरोपियन की शक्ति इटली को पराजित कर दिया। इसी प्रकार से जापान एक छोटा सा देश था जिसने रूस जैसी शक्ति को पराजित कर दिया। इससे भारतीयों को लगा कि वो अंग्रेजों को भी पराजित कर सकते हैं। कुछ भारतीय नेताओं ने जापान की प्रगति का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और ये सोचने के लिए विवश हो गए कि जापान के तरीकों पर भारत को भी शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वे भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवा सके। नंबर 7 है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन का कहना तो ये था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया गया था, किंतु उनका मूल उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना था। पूर्वी बंगाल में जहां मुसलमानों का बहुमत था, वहां उसने मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया कि इस बंटवारे से पूरी बंगाल में इस्लाम का प्रभुत्व हो जाएगा और हिंदुओं की प्रधानता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार बंगाल का विभाजन भारत की राष्ट्रीय एकता पर धूर्ततापूर्ण आक्रमण था। इस विभाजन ने सामान्य बंगालियों को उत्तेजित कर दिया और बंगाल में नई पीढ़ी के कुछ युवक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने लगे। लोगों का नरम दल में विश्वास समाप्त हो गया। बंगाल का विभाजन करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की गई तथा वंदे मातरम का गान करती हुई अनेक टोलियां जुलूस के रूप में निकली। सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। लोगों ने इसका प्रत्युत्तर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके और स्वदेशी आंदोलन चलाकर किया। अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सरकार ने भी अपनी दमन नीति तेज कर दी। गोखले ब्रिटिश सरकार के सामने स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंदन गए तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने से बंगाल विभाजन रद्द करने की प्रार्थना की, किंतु लॉर्ड मार्ले ने इस बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए लोगों को नरम दल के प्रति विश्वास जाता रहा। स्वयं गोखले ने, जो नरम दल के नेता थे, ने कहा कि नवयुवक ये पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है यदि इनका परिणाम बंगाल का विभाजन हो जाना था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत में बंगाल के बंटवारे के विरुद्ध आंदोलन करने वालों के साथ बहुत सख्ती का व्यवहार कर रही थी, इसलिए लोगों ने समझा कि सभाओं के करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए किन्हीं अन्य प्रभावशाली उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इससे उग्रवाद और आतंकवाद को काफी बल मिलेगा। उग्र दल का विकास और अंतिम विस्फोट। कांग्रेस की सविनय प्रार्थना की नीति की असफलता के कारण उग्र दल के नेताओं की लोकप्रियता आगे बढ़ती जा रही थी। उदारवादियों और उग्रवादियों में पर्याप्त सैद्धांतिक मतभेद थे। उदारवादी सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए अधिराज्य स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस अर्थात ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, जबकि उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति था। उदारवादी सविनय प्रार्थना की नीति में विश्वास रखते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि आवश्यक बोध हो जाने पर अंग्रेज अपनी नीति में परिवर्तन कर लेंगे, किंतु उग्रवादी सविनय प्रार्थना की नीति के विरोधी थे।
क्योंकि अंग्रेजों की न्यायप्रियता को धोखा समझते थे। उनका विश्वास था कि भिक्षावृत्ति से अंग्रेज कुछ भी देने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उग्रवादी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार पर जोर देते थे, किंतु उदारवादी ऐसे किसी राजनीतिक आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। उदारवादियों व उग्रवादियों के सैद्धांतिक मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में सर्वप्रथम इन नेताओं ने अपने अनुयायियों के साथ अलग बैठक की, क्योंकि अधिवेशन में उग्रवादी गुट ने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन नरम दल के विरोध के कारण वे प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तत्पश्चात 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उग्रवादियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक का नाम प्रस्तावित किया, किंतु नरम दल ने इसका विरोध किया। अंत में वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। फिर भी उग्रवादियों ने स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास करवा लिए। इसलिए इस अधिवेशन में उग्रवादियों की जीत हुई। इस अधिवेशन में भी दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की भांति ही भारत के लिए भी अधिराज्य स्थिति प्राप्त करना बताया। यद्यपि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों की सारी बातें मान ली गई थी, किंतु उदारवादी उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर लॉर्ड मिंटो उग्रवादी दल को प्रभावशाली नहीं बनने देना चाहते थे, अतः उसने भावी सुधारों के लिए उदारवादियों से विचार विमर्श आरंभ कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और गोखले में एक प्रकार का समझौता भी हो चुका था। इधर उदारवादी कांग्रेस के संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहते थे ताकि 1906 में स्वीकृत सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाए। इसलिए उग्रवादियों एवं उदारवादियों पर संदेह करना स्वाभाविक ही था। फलस्वरूप कांग्रेस के दोनों गुटों में मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। इन परिस्थितियों में 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन दोनों पक्षों के शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। नरम दल के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उग्र दल ने लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया। गर्म दल वालों का उस समय कांग्रेस में बहुमत था। ऐसी परिस्थितियों में लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उग्रवादियों ने खुले चुनाव की मांग की तथा तिलक ने मंच पर आकर अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में कुछ आपत्तियां उठानी चाहिए, किंतु उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस समय श्रोताओं में से किसी ने एक जूता सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर फेंका और फिर पूरे पांडाल में व्यवस्था फैल गई। यहां तक कि मेजों और कुर्सियों को एक दूसरे पर फेंका गया। कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। दूसरे दिन 25 दिसंबर 1907 में शोरगुल मचा तथा आपस में जूते और लाठियां तक चल गई। इसलिए पुलिस आ गई और बलपूर्वक कांग्रेस भवन खाली कराया गया। इसके बाद नरम दल ने अपना सम्मेलन किया और अपना अलग विधान बनाया। उन्होंने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया। इस प्रकार गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए। सूरत और कांग्रेस के इस फूट का कारण ये बताया जाता है कि स्वयं अंग्रेज सरकार नरम दल को प्रोत्साहित कर रही थी ताकि उग्र दल कांग्रेस से अलग हो जाए। अंग्रेज सरकार को आखिर अपनी कूटनीतिक नीति में सफलता मिल ही गई। सूरत अधिवेशन में के बाद तिलक ने अकेले ही संघर्ष आरंभ किया और बंबई के कोने कोने में देशभक्ति की आग लगा दी। उन्होंने अपनी तूफानी दौरों में बहुत सा धन भी जमा कर लिया। उन्होंने लोगों से कहा, स्वराज्य के लिए काम करो और कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हम स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, स्वराज्य हमसे दूर नहीं है, वह उसी समय हमारे पास आ जाएगा जिस समय हम अपने पांवों पर खड़ा होने सीख जाएंगे। सभाओं में उनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। कांग्रेस की फूट का परिणाम। कांग्रेस की फूट अंग्रेज सरकार ने लाभ उठाया तथा उग्रवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र छोड़ दिया।
लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर मांडले में भेजा गया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। 1908 में केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार पर लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सख्त सजा कैद की सजा दी गई। 1911 में षड्यंत्रकारी सभा अधिनियम पारित कर सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई। अतः श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, सूरत की फूट कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखपूर्ण घटना है। सरकार की इस दमनकारी नीति के कारण देश के नवयुवकों का खून खोल उठा और उन्होंने सरकार से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से बम बनाने आरंभ कर दिए। इस कारण देश में आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास हुआ। उग्र दल की कार्यविधि। उग्र दल का उद्भव एवं विकास नरम दल के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः स्वाभाविक ही था कि वे नरम दल द्वारा प्रतिपादित सेवनीय प्रार्थना की नीति में विश्वास नहीं करता था। उस समय उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते थे और इसलिए वे भारत के लिए अधिराज्य स्थिति की मांग कर रहे थे। किंतु उग्र दल के नेता अंग्रेजी साम्राज्य से सहयोग भारत के विकास में हानिकारक समझते थे, क्योंकि उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति में पूरा विश्वास था। इसलिए वे स्वराज्य की मांग कर रहे थे। नरम दल पूरे वर्ष में 3 या 4 दिन का अधिवेशन कर प्रस्ताव पास करके उसके आधार पर अंग्रेजी सरकार की प्रार्थना पत्र भेजकर अपने कार्य की इति सिरे समझ लेते थे। जबकि उग्र दल का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से आंदोलन करना था और लोगों में त्याग और बलिदान की ऐसी भावना उत्पन्न करना था कि शासकों को विवश होकर उनके समकक्ष झुकना पड़े। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिक बल देते थे। लाला लाजपत राय का कहना था कि सभी व्यापारी जाति के लिए व्यापार की हानि कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। उग्रवादियों का कार्यक्रम केवल सत्याग्रह तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्थापना करना चाहते थे ताकि इस प्रकार की शिक्षा से ऐसे देशभक्त स्वयंसेवक निकल सके जो आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र कार्यवाही में विश्वास करते हो, ताकि सरकार पर निर्भरता कम हो सके। उग्रवादी राष्ट्रीयता की विशेषताएं। उग्रवादी स्वतंत्रता के महान पोषक थे। उनके लिए स्वराज्य केवल एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक आवश्यकता थी। उग्रवादी राष्ट्रीयता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 है, उग्र राष्ट्रवादी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से गणना करते थे और भारतीय सभ्यता और एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली थी। नंबर 2, उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। इसके अतिरिक्त वे अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप देशवासियों का चरित्र निर्माण करना चाहते थे। नंबर 3 है, उग्रवादियों को ब्रिटिश जाति की सर्वशक्तिशालता, न्यायप्रियता एवं परोपकारिता में तनिक विश्वास नहीं था। नंबर 4 है, उग्रवादी देश हित, आत्मनिर्भरता एवं ईश्वर में विश्वास करते थे। नंबर 5 है, उग्रवादियों का विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों में पारस्परिक विरोध है, अतः वे शीघ्र ब्रिटेन में से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे। नंबर 6, भारतीयों में नई राष्ट्रीयता जागृत करना तथा त्याग और बलिदान के मार्ग को अपनाना उग्रवादियों के प्रमुख साधन थे। नंबर 7 है, उग्रवादियों को उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति में विश्वास नहीं था। वे सक्रिय राजनीतिक आंदोलन के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि राजनीतिक सत्ता प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं हो सकती। उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर। उदारवादी तथा उग्रवादी कांग्रेस के 2 पक्ष थे, जिन्हें क्रम से दक्षिणपंथी और वामपंथी कहा जाता था। दोनों पक्षों के उद्देश्यों में बहुत कुछ समानता थी, लेकिन दोनों की कार्यविधि में मौलिक अंतर था। दोनों दलों में निम्नलिखित अंतर बताए जा सकते हैं। उदारवादी स्वभाव से नरम थे तथा अंग्रेजों की नेक नीयत पर पूरा विश्वास करते थे।
इसके विपरीत उग्रवादी क्रांतिकारी विचारों के थे। उदारवादियों पर पाश्चात्य संस्कृति का व्यापक प्रभाव था और वे पश्चिमीकरण के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में दृढ़ विश्वास करते थे और वे हिंदू राष्ट्रवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। नंबर 3 है, उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए वरदान समझते थे और भारत में अंग्रेजों के रहने में ही भारत का कल्याण समझते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए अभिशाप मानते थे और भारत की सर्वांगीण प्रगति के लिए शीघ्र इसको समाप्त करना आवश्यक मानते थे। इस प्रकार हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत उग्रवाद या गर्म दल के विषय में पढ़ा। धन्यवाद।